रियोमेटिक फीवर क्या होता है? ये नाम से जाहिर है फीवर ही होता होगा जनरली। WHO इसकी डेफिनेशन किस तरह से देता है? इट इज ए सिस्टेमिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सपोरेटिव, 3-4 वर्ड है इसमें खास करके। इट इज ए सिस्टेमिक नॉन सपोरेटिव पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है, इन्फ्लेमेशन। तो इसके डेफिनेशन में WHO क्या कह रही है कि ये सिस्टेमिक डिजीज है। सिस्टेमिक डिजीज का क्या मतलब होता है बताइए? हाँ, ऑर्गन सिस्टम्स, यानी कई सारे क्या कहते हैं इसमें ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से इसको सिस्टेमिक डिजीज कहा गया है। नॉन सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन तो है, ये इन्फ्लेमेशन है लेकिन नॉन सपोरेटिव है, पस नहीं पड़ेगा। जैसे सपोरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में कभी कभी जो है पस पड़ जाता है, तो सपोरेटिव नॉन सपोरेटिव कहलाता है। लेकिन इसमें जो होगा आर्थराइटिस तो होगा या आर्थराइल्जिया होगा, आर्थराइटिस होगा, जॉइंट्स के जो है उसका इन्फ्लेमेशन होगा, लेकिन वहां पे पस पायोजेनिक वाली वो कंडीशंस नहीं होगी। साथ में क्या कह रहा है कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, यानी इसमें क्या है कि इसका जो है एक्चुअल में रूमेटिक फीवर का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? बीटा हीमोलाइटिकस ग्रुप ए, बीटा हीमोलाइटिकस, हीमोलाइटिकस स्ट्रेप्टोकोकाई। ये कॉजेटिव एजेंट है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिकस स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है। ये सबसे पहले जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू गले में जाता है। यही वजह है कि रियोमेटिक फीवर में ज़्यादातर ऐसे बच्चे, जैसे अगर आप किसी रियोमेटिक फीवर को देखते हैं पेशेंट को, तो उससे हिस्ट्री लीजिएगा तो उसको जो है गले की प्रॉब्लम अक्सर रहती है, या तो फेरेंजाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस हो, या गले में खराश हो, अक्सर उसको जो है नज़ला ज़ुकाम होता है। तो अगर वो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से हुआ है और सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसका, तो वो क्या करती है? वो ट्रेवल करके हार्ट तक पहुंचती है। अगर हार्ट तक पहुंच गया तो बहुत खतरनाक लेवल है। बाकी अगर दूसरे सिस्टम में पहुंच गया, जैसे जॉइंट्स में पहुंच गया, तो वहाँ आर्थराइटिस पैदा कर देगा, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी ये जो है स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया जाता है, वो उसके हिसाब से जो है CNS में जा सकता है आपका, तो उसके हिसाब से साइन एंड सिम्टम्स देते हैं। तो यही है कि रूमेटिक फीवर में कई सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है आपका। CNS का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके बाद क्या कहते हैं स्किन का इन्वॉल्वमेंट होगा, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, समझ गए। तो हम अब उसके डेफिनेशन में जैसे कि हमने कहा कि सिस्टेमिक नॉन सपोरेटिव या सिस्टेमिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सपोरेटिव इन्फ्लामेशन है। ये प्रिंसिपली अफेक्टिंग क्या है? हार्ट जॉइंट, प्रिंसिपली अफेक्टिंग हार्ट जॉइंट्स, स्किन, सबकुटेनियस टिश्यू, CNS, ये इसको इफेक्ट करता है। अब इसी का जो है ये एक्यूट, एक्चुअल में रियोमेटिक फीवर एक्यूट स्टेज का होता है। बच्चा कभी कभी आपको क्लिनिक में आएगा जॉइंट्स पेन लेके, बहुत शदीद जॉइंट पेन होगा, इतना ज़्यादा होगा कि बच्चा जो है किसी भी ट्रीटमेंट से, जनरली जो है पेन किलर से, उसका पेन सबसाइड नहीं करता है, ठीक है। और अगर गले का इन्फेक्शन है साथ में, तो थोड़ा सा उस पेशेंट को अच्छे से ध्यान देना है।
कहीं हो सकता है कि अगर ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो इसका मतलब है कि माइग्रेट हो रहा है, उसको जो जॉइंट्स में इन्वॉल्व कर रहा है माइग्रेट हो रहा है। अगर हार्ट में चला गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए पहली कोशिश होती है कि हार्ट में ना जाए। जो पेनिसिलिन की इंजेक्शन लगती है ना कई 17-18 साल 15 साल तक, अभी हम बताएंगे, तो इसी वजह से। तो ऐसे अब उसमें है कि मल्टी ऑर्गन सीएनएस में भी चला गया, स्किन में भी चला गया, तो अलग अलग जगह पे इसका साइन एंड सिम्टम्स आपको अपेयर होता है। लेकिन अगर हार्ट पे चला गया तो वह उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यही वजह से है एक मशहूर कोटेशन इसमें कहते हैं कि जो रियूमेटिज्म जो है लिक द ज्वाइंट बट ईट द हार्ट, कहते हैं ज्वाइंट्स को लिक करता है लेकिन पूरे हार्ट को खा जाता है वो, तो इतना खतरनाक है। अब ये क्रॉनिक स्टेज में ये फीवर जब हार्ट को इन्वॉल्व करेगा तो क्या करेगा, हार्ट का जो लेयर्स है, समझ गए, उसका इन्फ्लामेशन करेगा। क्या क्या लेयर है हार्ट के बताइए। तो क्या करेगा, पेरिकार्डाइटिस इन्फ्लामेशन कर रहा है ना, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद मायोकार्डिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डियम सिंगल लेयर यानी आउटर लेयर का अगर इन्फ्लेमेशन कर रहा है तो पेरिकार्डाइटिस कहलाएगा। इनर लेयर का कर रहा है तो इंडोकार्डाइटिस कहलाएगा। और सिर्फ मस्कुलर लेयर जो है, जो बीच वाला लेयर है, मायोकार्डाइटिस कहलाएगा। ऐसी भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि सारे लेयर्स को वो कर दे, इन्फ्लेमेशन जो है ऑल लेयर। तो इसके लिए एक मखसूस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, पेनकार्डाइटिस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पेनकार्डाइटिस। पेनकार्डाइटिस कहीं पे भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि हार्ट के तीनों लेयर का इन्फ्लेमेशन है ये, ठीक है। तो रियोमेटिक फीवर जब आगे जाता है या उसको खत्म होता है, क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है, तो अगर हार्ट के तीनों लेयर को इन्वॉल्व कर देता है तो पेनकार्डाइटिस कहलाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक एक लेयर को कर रहा है तो उसका वो नाम देते हैं, ठीक है। इसमें कौन लोग सबसे ज्यादा मुब्तला होते हैं, 5 to 15 ईयर्स। मोस्ट कॉमन क्या है, 5 to 15 ईयर्स। जेंडर वाइज इसमें नहीं होता है, दोनों में मेल और फीमेल में बराबर है। लेकिन 5 to 15 ईयर्स तक बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि रूमेटिक फीवर है, इसकी सर्टेन डायग्नोसिस है, ठीक है। इसके डायग्नोसिस के लिए कहते हैं जॉन्स क्राइटेरिया। कुछ साइन एंड सिम्टम्स का सेट है, कुछ साइन एंड सिम्टम्स के जो उसको सेट रखे गए हैं उसको जॉन्स क्राइटेरिया बोलते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन बन सकता है मेडिसिन का भी। तो इसको जो है दो कैटेगरी में रखा गया है, मेजर और यहां पे लिख लीजिए माइनर। इसमें जो है दो कैटेगरी है। मेजर में आपके आता है कार्डाइटिस, पॉली आर्थराइटिस, कोरिया, सबक्यूटेनियस नोडुल, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एरिथेमा मार्जिनेटम, ठीक है। ये मेजर क्राइटेरिया में आएगा। क्वेश्चन इसमें बहुत तरह से घुमा के पूछ सकता है, ठीक है।
तो जॉन्स क्राइटेरिया, एक्चुअल में ये जॉन क्राइटेरिया जो है ये पुराना है, अब इसको क्या किए हैं, रिवाइज्ड। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि अभी जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ये एक्चुअल में अभी जो यूज हो रहा है वो रिवाइज जॉन्स क्राइटेरिया है। तो मेजर में आपका क्या है, कार्डाइटिस। कार्डाइटिस से मतलब समझ गए, मायोकार्डियम या एंडोकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम, किसी का भी, या फिर तीनों लेयर अगर ये हो गया तो क्या हो गया, पेनकार्डाइटिस। पॉलीआर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या है, हमने बताया ज्वाइंट का इन्फ्लेमेशन है। पॉली का मतलब बहुत सारे, मल्टीपल ज्वाइंट्स को आपको ये इन्वॉल्व करता है। कोरिया क्या है, गेट इसमें जो है अफेक्टेड होता है, अनकंट्रोल मूवमेंट होता है, सही से चल नहीं पाएगा या हाथ हिलता रहेगा, समझ गए। रकास शायद इसको बोलते हैं, ठीक है। राशा अलग चीज है और रकास अलग है, ये उसमें अलग अलग पढ़िएगा, मौलजात में दिया है। राशा एक अलग चीज है, रकास अलग चीज है। उसके बाद ये क्या है, सबकुटेनियस नोड्यूल्स। जनरली जो है पैर में क्या होते हैं, छोटे छोटे, खास करके जॉइंट्स के ऊपर में छोटे छोटे दाने जैसे उभार होते हैं। ये रूमेटिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में या रूमेटिक फीवर वाले पेशेंट में, क्योंकि रूमेटिक फीवर जहां बोलते हैं तो ये समझिए कि ये एक्यूट कंडीशन है, और जब ये क्रोनिक कंडीशन में चला गया तो रूमेटिज्म या रूमेटिक हार्ट डिजीज पैदा कर, यानी अगर हार्ट को इन्वॉल्व कर दिया तो रूमेटिक हार्ट डिजीज, RHD ये। अब ये अगर इन्वॉल्वमेंट और आगे जाएगा तो हार्ट के वाल्व्स को, मेनली वाल्व्स को इन्वॉल्व करते हैं ये, समझ गए। तो इसमें क्या है कि ये डायग्नोसिस का एक तरीका ये है कि सबकुटेनियस नोड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। एरिथीमा मार्जिनेटम, उसी तरह से ये पैरों पे जो है धब्बे, कुछ कुछ धब्बे मिलते हैं, एरिथीमा। तो ये मेजर क्राइटेरिया हो गया। अब माइनर क्राइटेरिया में आइए, इसको दो कैटेगरी में रखा गया है, क्लिनिकल और इन्वेस्टिगेशनल। क्लिनिकल में आपका क्या है, फीवर, क्लिनिकल में मेनली दो साइन, फीवर है और पॉलीआर्थराल्जिया। अब इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहां पॉलीआर्थराल्जिया है, वहां पॉलीआर्थराइटिस है, दोनों में क्या फर्क है। पॉलीआर्थराल्जिया जहां कहीं भी बोलेंगे ज्वाइंट पेन है, सिंपल ज्वाइंट पेन, लेकिन आर्थराइटिस बोलेंगे तो हो सकता है कि पेन ना भी हो, कभी कभी क्रॉनिक स्टेज में पेन नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन्फ्लामेशन है, या फिर हो सकता है कि पेन भी हो, यहाँ पे पेन भी हो। लेकिन पॉलीआर्थराल्जिया का मतलब होता है कि ज्वाइंट पेन अब किसी भी वजह से हो सकता है अदर देन इन्फ्लामेशन। यहाँ पे इन्फ्लामेशन है तो जो इन्फ्लामेशन के साइन है, जो जैसे एक्यूट इन्फ्लामेशन के साइन क्या क्या है, कॉलर हो गया, हाँ तो वो सब चीज़ हो सकता है यहाँ आपको मिले, लेकिन यहाँ पे पॉलीआर्थराल्जिया में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और फीवर हो, अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। रूमेटिक फीवर से अगर पूछ ले कि मेजर क्राइटेरिया, फीवर इज द मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया, तो इससे फीवर माइनर क्राइटेरिया में आएगा, मेजर में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्या है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, इसी में आएगा माइनर वाले में, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। इसमें क्या आएंगे, एलिवेटेड एक्यूट फेज रिएक्टेंट बोलते हैं, एलिवेटेड एक्यूट फेज रिएक्टेंट। इसमें कुछ खास जो है, जैसे आप सीबीसी कराएंगे, सीबीसी कराइए, इसमें कराना है आपको, सीबीसी कराना है, इसके अंदर जो आता है लेबोरेटरी में क्या क्या है, कहीं पे ये वर्ड आता है कि एलिवेटेड एक्यूट फेज रिएक्टेंट। अगर सिर्फ यही दे देगा तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन जनरली क्या कराते हैं, सीआरपी, जैसे आपको सीआरपी कराएंगे, एएसओ टाइटर कराएंगे,
बाकी सीबीसी कराएंगे। ठीक है, टीएलसी डीएलसी इसी में आएगा ना, सीबीसी में आ जाएगा, टीएलसी डीएलसी ईएसआर सब सीबीसी में आ जाएगा। तो ईएसआर जनरली जो है ईएसआर हो गया, सीआरपी हो गया, एएसओ टाइटर, इसके वजह से जो है ये जांच कराते हैं। ये एक सर्टेन लेवल है, ये याद रखिएगा कि कितने नॉर्मल लेवल होते हैं, ये आपको मेडिसिन में याद रखना पड़ेगा। मॉडर्न मेडिसिन का क्वेश्चन में जैसे सीआरपी का नॉर्मल रेंज क्या होता है बताइए, 10 मिलीग्राम पर लीटर, बिलो 10, यानी इसका जो होगा 8 to 10 बोलते हैं, 8 to 10 मिलीग्राम पर लीटर। अगर यहीं पे कभी कभी ये देता है 0.8 से 0.1 सॉरी 1, 0.8 से 1, तो ये क्या हो जाएगा मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये याद रखिएगा, अगर ये इस तरह से दे रहा है तो इसका मतलब है कि पर लीटर हो गया, मिलीग्राम पर लीटर है, और पॉइंट में दे रहा है तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, उसी तरह से एएसओ टाइटर, सीआरपी का फुल फॉर्म सी रिएक्टिव प्रोटीन है। नॉर्मल रेंज क्या है इसकी, 8 से 10 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, 10 से बढ़ेगा तो पॉजिटिव कहलाएगा। एएसओ टाइटर क्या होता है, फुल फॉर्म इसका बताइए, एंटी स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ। ये तो टिप ऑफ टंग होना चाहिए, ये तो इतना इजी क्वेश्चन देता नहीं है, अगर आ गया तो फिर उससे सर मलते रहिएगा कि क्या कौन सा था, एंटी था, मिलता जुलता वर्ड दे देगा तो बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें। मैं खुद ब्लंडर करके आया हूँ। जीएमपी का पूछा था शायद, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, है ना, जीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसी तरह से एएसओ टाइटर का एंटी स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ, इसकी रेंज जो होती है कितनी होती है इसकी, 200 होनी चाहिए इसको, बिलो 200 यंग में और बच्चों में 100। ठीक है, मोस्ट कॉमन है, आर्थराइटिस में भी आप कराइए, आर्थराइटिस कोई अगर पेशेंट आर्थराइटिस वाले भी आते हैं तो उसमें भी कराते हैं, एएसओ टाइटर तो खूब कराते हैं। इसके साथ में कुछ और जो है आपको कराना है जो सपोर्टिव डायग्नोसिस के लिए सपोर्ट करेगा, जैसे ईसीजी है, ईसीजी करेंगे तो ईसीजी फाइंडिंग क्या देखेगी आपको, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ईसीजी फाइंडिंग क्या हो जाएगा आपको, रियूमेटिक फीवर में या रियूमेटिक हार्ट डिजीज में ईसीजी जो है प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, इसमें जो आएगा प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। ये समझ में आ गया ना क्या है प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, उसको वो बनाइए, कैसे आता है, ऐसे ही आता ना, ऐसे ही होता है, PQRST। अब क्या कह रहा है, प्रोलॉन्ग पीआर, पीआर कहाँ है, पी यहां पे हुआ, आर कहाँ है, यहां पे हुआ, ये इंटरवल लंबा हो जाता है, बस ये जितना होना चाहिए टाइम है ना, इसका एक सर्टेन टाइम है, उसमें जो है ये ज़्यादा हो जाएगा। ईसीजी में ये फाइंडिंग हो गई आपकी। ठीक है, ये सपोज कीजिए कि एक वेव ऐसे बना, अब दूसरा वेव जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ से हम मान लेते हैं, ऐसे होता नहीं है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब दूसरी वेव जो बन रही है इस तरह से हो रही है, अब यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे नापिए, यहाँ से यहाँ नापे हमने, पता चला कि 1.5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये दूरी बढ़ गई ना, बस इसी को तो बोलते हैं प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल।
और चूंकि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, जैसे एएसओ टाइटर में क्या करते हैं, एंटी का मतलब हो गया एंटीबॉडीज, उसके खिलाफ एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनेगी, मतलब कोई भी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, एंटी का मतलब ये हुआ ना। तो स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ, ये स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया जो है एक पर्टिकुलर जो है सब्सटेंस जो है वो बनाती है स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज आपके ब्लड में मिल रहा है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन था। तो उसी तरह से ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, इसके भी कुछ सर्टेन जांच किए जाते हैं, जैसे ईसीजी में अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये है। दूसरा और क्या हो सकता है कि पॉजिटिव थ्रोट कल्चर, थ्रोट का अगर रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, थ्रोट का कल्चर कराइएगा तो स्ट्रेप्टोकोकाई इसमें आपको मिलेगा। और क्या हो सकता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट फॉर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, रैपिड एंटीजन टेस्ट भी पॉजिटिव मिल जाएगा उसके लिए। और क्या मिल सकता है, स्कारलेट फीवर, एक टर्म आती है स्कारलेट फीवर, नाम सुना है। कोटेड टंग होता है, इसमें रेड स्किन होती है फीवर के साथ साथ, और बॉडी को छुएंगे तो लगेगा कि जैसे सैंड पेपर छू रहे हैं, दाने दाने छोटे छोटे आ जाते हैं। तो फीवर के बाद में हो सकता है कि अगर ये फीवर दे रहा हो, इस तरह का बॉडी छू रहे हैं तो उस तरह से लग रहा है, तो यहाँ पे समझ जाइए कि वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, और आगे चल करके हो सकता है कि ये रूमेटिक हार्ट डिजीज या क्रॉनिक स्टेज में हार्ट को कार्डाइटिस हो गया, कोरिया हो गया, ये सारी चीज़ें उसको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब आ जाइए इसका प्रिवेंशन। कोई भी जो है बार बार अगर किसी को बच्चे को इस तरह से थ्रोट का इन्फेक्शन हो रहा है, कल्चर कराया आपने, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन मिलता है, तो उसमें क्या करेंगे, पेनिसिलिन का इंजेक्शन उसको देते हैं। ठीक है, सिंगल डोज, सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स जो है, जो प्राइमरी प्रिवेंशन में सिर्फ क्या कहते हैं गले में आपको क्या कहते हैं पॉजिटिव मिल रहा और आगे फर्दर कुछ हुआ नहीं है, तो जनरली ऐसे पेशेंट को वो प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पे एक इंजेक्शन उसको पेनिसिलिन का, प्रोकैन पेनिसिलिन का वो दे देते हैं। ठीक है, डोज क्या होती है, 1.2 मिलियन, ये पूछ सकता है, यूनिट इसको बोलते हैं, यूनिट। पेनिड्योर का इंजेक्शन देखा ना, 6 लाख का, 12 लाख का, 1 लाख का, इस तरह का स्ट्रेंथ आता है, इंजेक्शन आते हैं। बहुत पुरानी दवा है ये और बहुत कारगर है, इसके लिए तो ड्रग ऑफ चॉइस है वो, रूमेटिज्म के लिए। ठीक है, सिंगल डोज देते हैं, बच्चों में इसका आधा कर देंगे। हाँ, प्राइमरी में, कि अगर ऐसे बच्चे जिसको क्या कहते हैं इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप दे दीजिए। बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स या उसके हार्ट इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन सपोज कीजिए कि सीवियर साइन एंड सिम्टम्स आप जॉन्स क्राइटेरिया, रिवाइज जॉन्स क्राइटेरिया में, अच्छा हाँ, उसमें एक चीज़ बताना भूल गया कि डायग्नोसिस कैसे बनेगी। उसमें जो है 2M हो, 2 मेजर हो, डायग्नोसिस कैसे पॉजिटिव आएगा, 2 मेजर हो, 2 मेजर साइन अगर मिल रहा है तो पॉजिटिव है, या तो 1 मेजर और 1 माइनर, सॉरी 2 माइनर, तो ये डायग्नोसिस कंफर्म है। यानी 2 मेजर मिल रहा हो, माइनर नहीं मिल रहा हो, तो यानी पता क्या चला कि रियोमेटिक फीवर अगर पेशेंट का है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉन्स क्राइटेरिया से निकालने के लिए वहाँ पे फीवर हो, क्योंकि एक्यूट कंडीशंस पे फीवर हो रहा है, फीवर सबसाइड कर गया, पेशेंट आपके बाद कई दिनों के बाद आया, तो उसमें आपको फीवर नहीं मिलेगा, या मिल भी सकता है, दोनों चीज़ें। सिर्फ 2 मेजर मिल गया तो कंफर्म है, 2 मेजर में या तो कार्डाइटिस मिल गया और कोरिया मिल गया, या तो कार्डाइटिस मिल गया या पॉलीआर्थराइटिस मिल गया, या फिर क्या कहते हैं कोरिया मिल गया और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स मिल गए, या फिर एरिथीमा मार्जिनेटम मिल गया और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स मिल गए। कोई भी 2, जो हमने 4-5 बताए उनमें से कोई भी 2 अगर मिल जाता है तो डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। और दूसरा क्या है कि 1 मेजर 2 माइनर मिल गया तो डायग्नोसिस कंफर्म हो गई। ठीक है, तो इसी बेसिस पे जो है हम लोग उसको डायग्नोसिस बनाते हैं। अब ये है कि सेकेंडरी में किस तरह से, सेकेंडरी में क्या डोज देते हैं, सेम डोज है, सेकेंडरी में डोज सेम है, लेकिन इसमें क्या करते हैं 3 वीकली, 3 हफ्ते में एक बार 3 वीकली इंजेक्शंस देते हैं उसको। कब तक देते हैं,
5 साल तक देते हैं, 5 ईयर, या फिर 18 ईयर्स, जो पहले आ जाए। कोई बच्चे में आपने क्या कहते हैं देखा कि उसके अंदर जो है जॉन्स क्राइटेरिया के हिसाब से जो पॉजिटिव आ रहा है या उसको डायग्नोसिस आपकी बन गई, तो उसमें क्या देंगे, 3 हफ्ते में एक बार 1.2 मिलियन का, अगर बिल्कुल इसमें बच्चे का कैटेगरी किस तरह से किया है, 27 किलोग्राम बॉडी वेट, इस तरह से बस सिंपल याद रखिए। 27 किलो से नीचे का है, जनरली बच्चा ही होगा 27 किलो से नीचे का, तो उसमें जो है आधी डोज देते हैं। कितनी हो जाएगी आधी इसकी, 0.6 मिलियन यूनिट, ये डोज देते हैं। कब तक देंगे, 5 साल तक देंगे, या फिर उसके 18 साल होने तक देंगे, जो पहले आ जाए। जैसे 5 साल पहले हो रहा है, समझ में आया? हाँ होता है। अब जैसे हो गया किसी को तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे ना। जैसे सपोज कीजिए कि 6 ईयर का कोई बच्चा है, अब उसमें आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो कब तक देंगे, 5 साल तक, 6, 5, 11, यानी 11 साल तक की उम्र तक वो आप उसको ये वाली दवा दे दीजिए। या फिर सपोज कीजिए कि कोई एक बच्चा है जो 18 साल है ना, सपोज कीजिए कि वो कितने में आता है, 15 ईयर्स का है, सॉरी, तो इसमें क्या 5 साल देंगे, तो ये तो 20 हो गया, नहीं, इसमें जो है 3 साल दे देंगे, जो पहले आ जाए। यानी 18 साल के बाद, अगर 18 साल तक पहुंच गया है तो फिर उसके बाद नहीं देना है। ये अब सपोज कीजिए कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में ये कहते हैं कि अगर कार्डाइटिस का पेशेंट है, यानी इन्वॉल्वमेंट इसमें तो हार्ट अगर इन्वॉल्व नहीं हुआ है तो ये बार, अगर हार्ट इन्वॉल्व हो गया या कार्डाइटिस किसी को हो गया, आपने देखा कि उसका जो है हार्ट का कोई ना कोई लेयर इन्वॉल्व हो गया है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है, 10 साल तक करते हैं, ठीक है, या फिर 25 साल, लगातार 10 साल दीजिए या फिर 25 साल की उम्र तक दीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि किसी का हार्ट का लेयर इन्वॉल्व हो गया, कार्डाइटिस आपको मिल रहा है, मायोकार्डाइटिस मिल रहा है, या एंडोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस कंफर्म हो गया जॉन्स क्राइटेरिया के थ्रू, या और भी जो आपने कल्चर कराए ये आपको, तो वो क्या करेंगे कि जैसे जो लास्ट अटैक हुआ था, यानी जब उसको क्या कहते हैं रूमेटिक फीवर हुआ था, गले में जब उसको इन्फेक्शन हुआ, और इससे आप क्या कहते हैं एक आइडिया लगा लिए कि फलाने दिन इसको जो है इन्फेक्शन हुआ, तो उससे 10 साल तक, जैसे कोई 10 साल का बच्चा है, तो कब तक देंगे उसको, 10 साल का बच्चे का जिस दिन से स्टार्ट हुआ तो 10 साल तक उसको इंजेक्शन दीजिए, यानी 20 साल की उम्र तक उसको इंजेक्शन दे देंगे, ठीक है। या फिर सपोज कीजिए कि कोई 15 साल का बच्चा है, तो जब 25 साल का हो गया तब तक दे देंगे, यानी 25 साल से आगे नहीं देना है, 25 ईयर्स से आगे यहां पे नहीं देना। और यहां ये वाले में क्या था कि अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो 18 साल तक दीजिए। इतना डीप तो मुश्किल से शायद पूछे, इसमें ये पूछ सकता है कि कौन सी दवा, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एक पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ठीक है, कितने दिन तक दे सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आइए ओबेसिटी, क्या होता है ओबेसिटी, BMI ये होता है ना, BMI बॉडी मास इंडेक्स। क्यूटेलेट, प्रोकैन पेनिसिलिन बोलते हैं, या सिंपल पेनिसिलिन याद रखिए ना, पेनिसिलिन इंजेक्शन, इंजेक्टेबल पेनिसिलिन, ये ओरली भी आता है, ओरल कैप्सूल के फॉर्म में आता है,
बेंजाथिन पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन, कई कई फॉर्म्स में आते हैं। तो पेनिसिलिन बस याद रखिए, उसमें वो डॉक्टर के हिसाब से है या वो डीप देखना पड़ेगा कि प्रोकेन लगता है या बेंजाथिन होता है। जनरली शायद बेंजाथिन ही लगता है। ओबेसिटी क्या है कि आम लफ्ज़ों में हम लोग मोटापा कहते हैं, लेकिन ये एक कन्फ्यूज़न है कि किस रेशियो में हम, क्योंकि हाइट के हिसाब से सबकी हाइट अपनी अलग अलग है, तो हाइट के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। तो एक नॉर्मल आइडिया के लिए बीएमआई होता है, बीएमआई से कैलकुलेट करते हैं, या फिर इसी को बीएमआई को क्यूटेलेट इंडेक्स भी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे अगर इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्यूटेलेट इंडेक्स कितना होना चाहिए, तो ये निकल, अच्छा बीएमआई में क्वेश्चन ये होता क्या है, बॉडी मास इंडेक्स में निकलता कैसे है? हाँ वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि वेट और हाइट का रेशियो है, वेट और हाइट, HEIGS। तो इसका पैरामीटर क्या है? वेट हम लेंगे किलोग्राम में और हाइट लेंगे मीटर में, मीटर स्क्वायर। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमेशा इसको याद रखिएगा, किलोग्राम और मीटर में। अगर चेंज करना होगा तो दोनों चेंज करना पड़ेगा, ऊपर भी चेंज करना पड़ेगा, नीचे भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये याद रखिएगा वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, इसी वजह से वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर BMI। तो इंडिया में जो है ओबीज होने के लिए क्या शर्त है? 25 से एबव हो तो ओबीज कहलाता है, इंडिया में ये मान लिया है। और वर्ल्ड में है ये 30। नॉर्मल कितना मानेंगे? 18.5 से 22.99 या 23। 24 है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। नहीं, कुछ प्री वाला भी हिसाब होता है ना कभी, जैसे प्री हाइपरटेंशन में देख लिया हमने, उसमें देखा ना डायबिटीज मेलाइटस में कि कुछ बीच के जो पीरियड्स होते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं, तो उसी तरह से हो सकता है इसमें 24.9। अच्छा तो ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। और जनरली जो है वर्ल्ड का 30 से ऊपर माना जाता है, ये इंडिया के लिए है, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें पूछ सकता है, यही क्यूटेलेट इंडेक्स है, या फिर इसको दूसरा इंडेक्स, एक और एक दो इंडेक्स इसमें यूज होते हैं। क्या होते हैं? लिख लीजिए, पॉन्डेरल ब्रोका इंडेक्स। पहला तो है पॉन्डेरल और ब्रोका। अभी अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा इंडेक्स, अब क्वेश्चन दे देगा विच इंडेक्स इज रिलेटेड टू ओबेसिटी। अब एक क्वेश्चन अगर आ जाता है कि विच इंडेक्स इज रिलेटेड टू ओबेसिटी, नंबर 1 में देगा क्यूटेलेट है, नंबर 2 में पॉन्डेरल, नंबर 3 ये आ जाएगा, और 4 में दे देगा ऑल ऑफ एबव, तो आंसर ये आ जाएगा। या फिर यहाँ पे क्यूटेलेट ना दे करके क्यूटेलेट हटा करके BMI कर देगा, तब अब आदमी तो आंख बंद करके सोचेगा अरे BMI है, बाकी इंडेक्स पता ही नहीं है उसको। तो इस चीज़ को भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है। और कुछ टर्म्स और होते हैं, जैसे है SFT। ये क्या होता है? स्किन फोल्ड थिकनेस। ओबेसिटी कैसे होती है? फोल्ड, स्किन का फोल्ड है, मेनली बाइसेप्स ट्राइसेप्स में ही देखते हैं, समझिए। हम लोग जैसे मिजाज का तयन करते हैं ना, टेम्परामेंट, तो उसमें भी इसी को देखते हैं, कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर से इसकी जो है थिकनेस को देखते हैं। तो स्किन फोल्ड थिकनेस होता है। उसी तरह से कुछ आते हैं WHR। क्या है WHR? WHR वेस्ट सरकमफेरेंस हिप रेशियो। ये क्या होता है? वेस्ट सरकमफेरेंस हिप रेशियो, कमर और हिप का रेशियो ये देखते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है? वेस्ट सरकमफेरेंस और हाइट का रेशियो देखते हैं। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, WHR वेस्ट सरकमफेरेंस और हिप, और यहाँ HT से हाइट हो गया। चलिए अब आइए कैंसर।
क्या होता है कैंसर? हाँ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी सेल, मतलब कोई सेल का जो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाएगा तो कैंसर होगा। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं, अगर पूछेंगे भी तो इंसिडेंस और इसके क्या कहते हैं मोर्टेलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, इंसिडेंस और प्लस मोर्टेलिटी। इसमें डाटा याद रखिएगा, दो तरह का डाटा आता है, वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे। तो वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा केसेस जो है किसके आते हैं? लंग कैंसर के, लंग कैंसर के। इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है? ब्रेस्ट कैंसर। ये डाटा याद रखिएगा। अब ये वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा लंग कैंसर आते हैं, लेकिन अगर हम मेल फीमेल का कैटेगरी करेंगे तो क्या आ जाएगा? मेल में लंग कैंसर आता है और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकता है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर फीमेल में देखने को मिलता है, तो आंसर क्या आएगा? ब्रेस्ट कैंसर। अगर पूछ लेगा सबसे ज्यादा कैंसर किसका देखने को मिलता है, तो आंसर आएगा लंग कैंसर। और फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा क्या कहते हैं मेल में कौन सा कैंसर देखने को मिलता है, तो लंग आ जाएगा। अब इंडिया में थोड़ा चेंज है। इंडिया में क्या है कि ओवरऑल इंडिया में जो है सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन मेल फीमेल में अगर देखेंगे, फीमेल में ऑब्वाइस ब्रेस्ट है, मेल में लिप और ओरल कैविटी का। गुटखा खाने वाले, इंडिया में सबसे ज्यादा गुटखा चलता है ना, इस वजह से। अब क्वेश्चन पूछ लेगा सेकंड मोस्ट कैंसर कौन सा होता है? सेकंड मोस्ट कौन? ब्रेस्ट कैंसर। हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? ओवरऑल सबसे ज्यादा लंग का, उसके बाद वर्ल्ड में ब्रेस्ट का। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि सबसे ज्यादा ब्रेस्ट का है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के वो किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसी में 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। इस डाटा को अगर याद रखिएगा तो इसको आप घुमा करके 10 तरह से आप इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, बस इसमें इतना है। एक क्वेश्चन और कहीं कहीं पे आता है कि कौन सा वायरस कैंसर से रिलेटेड है, या कौन सा वायरस है जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसमें इप्स्टीन बार वायरस लिख लीजिए। इप्स्टीन बार वायरस क्या प्रोड्यूस करता है? बर्किट लिम्फोमा और नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। आ गई मैडम? क्या मैडम आ गई हैं? चलिए, इसमें बस इतना ही पूछता है। अब आ जाइए, ब्लाइंडनेस क्या है? ब्लाइंडनेस WHO किसको कहती है? ब्लाइंड। डेफिनेशन है ना इसका, विजुअल एक्विटी ये है क्या? विजुअल एक्यूटी ये क्या है? विजुअल। अब यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लाइंडनेस WHO के हिसाब से क्या है? विजुअल एक्यूटी 6/60 कर देगा, 4/60 कर देगा, या 60/60 कर देगा। और एक सेंटेंस इसके साथ आता है, इन बेटर आई, इन बेटर आई बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। अब एक्स्ट्रा ऐड कर देगा
कि WHO के डेफिनेशन में इन्हीं में फेरबदल कर देगा। आजकल लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं एम्स टाइप के, मैंने देखा है ना, आते हैं ना। अब इन्हीं में मान लिया वो डाल देगा, इस सब में से किसी एक चीज़ में हेरा फेरी कर देगा, बाकी ये सब में 3/60 ही रहेगा। अब आपने तो याद किया 3/60, अब कंफ्यूज हो गए कि यार आगे क्या था, सब तो 3/60 है। तो इसमें आगे है इन बेटर आई बेस्ट पॉसिबल करेक्शन, या सबसे ज़्यादा केसेस जो है किसके मिलते हैं, ये डाटा भी पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जो है कैटरेक्ट की वजह से होता है। ब्लाइंडनेस जो है सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है, कैटरेक्ट। चाहिए तो डाटा के हिसाब से लिख लीजिए वर्ल्ड, और यहाँ पे इंडिया में लिख लीजिए। वर्ल्ड में कैटरेक्ट, इंडिया में भी कैटरेक्ट, बस परसेंटेज अलग है। वर्ल्ड में 48% है और ये मोर देन 70% है। ठीक है। सेकंड मोस्ट क्या है, ग्लूकोमा, लेकिन इंडिया में सेकंड ग्लूकोमा नहीं है, रिफ्रैक्टिव एरर है। हम लोग चश्मा ज्यादा लगाते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है, इसके वजह से। दूसरा है यूवाइटिस, यहां पे हमारे यहां थर्ड मोस्ट है, और भी बहुत सारे हैं। अब इसी में क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट कॉमन काउज ऑफ लो विजन इन इंडिया। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा, मोस्ट कॉमन काउज ऑफ लो विजन इन इंडिया, तो बस कैटरेक्ट ही है, वर्ल्ड में भी कैटरेक्ट ही है। अगर क्वेश्चन अब पूछ रहा है सेकंड मोस्ट कॉमन काउज इन इंडिया, तो क्या आ जाएगा सेकंड में, ग्लूकोमा नहीं आएगा। वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट ग्लूकोमा है, लेकिन हमारे यहां रिफ्रैक्टिव एरर है। ठीक है। अब इसमें इस तरह से याद रखिएगा, ये सेकंड हो गया। अब इसी को एक क्वेश्चन उल्टा देता है, वो याद कर लीजिएगा, उसको भी मैं क्लियरली नहीं देख पाया हूं। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ ऑक्यूलर मॉर्बिडिटी, ऑक्यूलर मॉर्बिडिटी, ये याद रख लीजिएगा। इसका आंसर आएगा रिफ्रैक्टिव एरर, यहां पे कैटरेक्ट नहीं होगा, इसको रट लीजिएगा बस। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ ऑक्यूलर मॉर्बिडिटी, अगर ऑक्यूलर मॉर्बिडिटी की बात आ रहा है तो रिफ्रैक्टिव एरर होगा। ठीक है। अब आ जाइए स्ट्रोक, या एपोप्लेक्सी, सिनोनिम्स इसका, पहला क्वेश्चन यही बन गया, समझ गया। तो क्या है इसका, WHO इसको डिफाइन कैसे करती है, रैपिडली डेवलपिंग क्लिनिकल साइन ऑफ लोकल सेरिब्रल डिस्फंक्शन। इसमें क्या होता है, लोकल सेरिब्रल डिस्फंक्शन, दिमाग का कुछ हिस्सा जो है काम करना बिल्कुल बंद कर दे, एक दिन तक या 24 घंटे तक, समझ गए। और कोई काउज नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ कौन सा काउज है, वेस्कुलर ओरिजिन, यानी आप जो है देख रहे हैं कि किसी का अचानक से दिमाग काम करना बंद कर दिया, समझ गए, लेकिन कोई और आपको काउज नहीं नजर आ रहा है, सिवाय क्या कहते हैं उसके, वेस्कुलर साइन के। यानी जो भी है, या तो है कि आप क्लॉट देखेंगे, मतलब अगर सिटी स्कैन करा रहे हैं तो कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह पे क्लॉट दिख गया आपको, तो उसी की वजह से उसको स्ट्रोक हुआ है, जो दिमाग काम नहीं कर रहा उसका वजह वही है। तो सबसे कॉमन काउज होता भी क्या है इसका, स्ट्रोक का सबसे कॉमन काउज जो होता है वो सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, खून का थक्का कहीं जम गया। दूसरा है सेरिब्रल हेमरेज, हाँ डेफिनेशन में तो यही होता है, नहीं कुछ देर के लिए नहीं होगा,
सपोज कीजिए कोई पेशेंट है, आपको एक दिन अचानक से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि जो भी दिमाग काम नहीं कर रहा है या फिर बेहोश हो गया, ठीक है, और कोई वजह नज़र नहीं आ रही है आपको, ठीक है, या तो हाइपरटेंसिव भी हो सकता है। जब आपने सिटी स्कैन कराया तो देखा कि आपको जो है एक जगह पे कहीं पे क्लॉट टाइप का मिल रहा है उसके ब्रेन में, तो वही उसी का स्ट्रोक उसी को बोलते हैं। ये हो सकता है सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, या फिर सेकंड मोस्ट क्या है, सेरिब्रल हेमरेज या सब अराक्नॉइड हेमरेज, सब अराक्नॉइड हेमरेज, यहाँ पे ये भी हो सकता है। सब अराक्नॉइड हेमरेज होगा तो खून कहाँ पे जा सकता है, सीएसएफ में जाएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, सब अराक्नॉइड स्पेस से ही तो कनेक्ट होता है ये सेरिब्रोस्पाइनल एक्सीडेंट एंड इंजरी। सबसे ज्यादा किसके एक्सीडेंट मिलते हैं, आरटीए के, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये सबसे ज्यादा मिलता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई एक्सीडेंट एंड इंजरी में सबसे ज्यादा किस में देखा जाता है। उसके बाद सेकंड मोस्ट क्या है, वर्क रिलेटेड, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लीजिएगा, वर्क रिलेटेड इंजरी। क्या हो सकता है वर्क रिलेटेड इंजरी, फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, हाथ कट गया मशीन से। तीसरा है बर्न, चौथा है पॉइजनिंग और ड्राउनिंग। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस तरह से कर लीजिएगा। बर्न से क्या मतलब है, बर्न के अंदर में स्काल्ड भी आ जाएगा, भाप से भी जलना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक बर्न भी आ जाएगा। बर्न ब्रॉड कैटेगरी है, बर्न का मतलब सिर्फ आग से जलना मत समझिएगा। केमिकल बर्न भी हो सकता है, बर्न में कई सारे कैटेगरी है, केमिकल बर्न हो गया, इलेक्ट्रिक बर्न हो गया, ठीक है। तो ये ठीक है, आपका क्या कहते हैं ये खत्म हुआ। नेक्स्ट टारगेट क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है, अगले बार न्यूट्रिशन ही उसको स्टार्ट कराएंगे।